हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी आपके लिए लाई हूँ उसका शीर्षक है अगली बार नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। माँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी। ओ मेरी माँ, चलो तो, मैं हूँ ना। काजल, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। काजल ने हाँ कह दी। चलो सब कार में बैठो। बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। निखिल ने अपने दोनों बेटों राघव और वीर से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर निखिल ने अपनी माँ से कहा, माँ, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है ना, यहाँ बैठ जाओ। वृद्धाश्रम देखकर सुषमा जी थोड़ा चौंकी। काजल, तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं जब तक गाड़ी कोई मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है नहीं, कहाँ गए तीनों। उन्हें देख तो ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी। देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। सुषमा जी, आप सुषमा जी हैं ना? जी हाँ। जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। भाई साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम निखिल है ना? जी। तो आपके निखिल ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा है। क्या? इसके आगे सुषमा जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी, काटो तो खून नहीं, ना आँख से आंसू बह रहे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा था, ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी थी। शादी के बहुत साल बाद तक वो माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बांझ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी गोद में निखिल आ गया। निखिल शुरू से ही उद्दंड और स्वार्थी जिद्दी बच्चा था। वह मन्नतों से मिला बच्चा, लाड़ प्यार भी बहुत मिला। निखिल जब 5 साल का था तो निखिल के पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब निखिल को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब सुषमा के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, निखिल बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सुषमा के कान के बुंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ये ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था मैंने उसे, तो मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। स्कूल से निकालने वाले थे पर मैंने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सिर में बहुत दर्द हो था तो मैंने निखिल से कहा, बेटा ये बाल्टी और घाघर भर दे पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूंगा। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरूं नहीं तो मैं पिटाई कर दूंगी। तो निखिल ने डायल 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस आ गई घर और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर का काम कराती है। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली मुझे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद निखिल मुझे रोता देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसे न जाने कितनी बार उसने गलतियां की और हर बार माफ़ी मांगी। मैंने भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके, समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। कम मेहनत से भी वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वाह, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वह भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। उसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया। फिर वही, मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे नहीं करूँगा। फिर मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया और बोला, ये आपकी बहू है।
बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया नहीं। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाई जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी। पर मैं किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई निखिल से, पर अपनी पत्नी उसका बचाव करती रही। और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले निखिल ने लेने चाहे, पर मैंने नहीं दिए, क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स्ड कराकर हर महीने ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने अपने निखिल को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना, पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए सुषमा जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके निखिल और काजल को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ सुषमा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। काजल को जब पता चला कि सुषमा जी ने उसके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने लायक ही नहीं है। सुषमा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। तो काजल हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। सुषमा जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। सुषमा जी का ये रूप देखकर निखिल रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं होगा। बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निखिल। अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी। वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती है, वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते राघव और वीर उन्हें देखकर भाग भाग कर उनसे गले लग गए। उसने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।